से ज़्यादा अक्सर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी तय करती है कि आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। इसे कहते हैं बिहेवियर बायस। आज इन पर बात करेंगे हम। हमारे साथ बात करने के लिए ऑप्टिमम मनी के फाउंडर पंकज मटपाल हैं। पंकज जी, थैंक यू सो मच आज शो में जुड़ने के लिए। तीन चार टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीसेंसी बायस के साथ। पहले तो ये बताइए कि ये क्या होता है और इससे निवेशकों का क्या नुकसान होता है। अनुज जी नमस्कार और धन्यवाद आपका इस शो पर बुलाने के लिए। देखिए, क्योंकि इमोशंस तो बहुत, हम ह्यूमन बीइंग हैं तो इमोशंस तो रहेंगे। और होता यह है कि कई बार डिसीजन जो होते हैं वो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होते हैं बल्कि इमोशनल होते हैं। तो जैसे हम बात करें रिसेंसी बायस की, तो अक्सर आप जानते हैं कि जब निवेशक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक्स की बात हो या म्यूचुअल फंड की हम बात करें स्पेशली, तो ये पूछते हैं कि भाई बेस्ट परफॉर्मिंग फंड बताइए। अब बेस्ट परफॉर्मिंग मतलब क्या हुआ? जिसने रिसेंट में अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो किसी कैटेगरी की बात हो या फिर किसी एसेट क्लास की बात हो। तो रिसेंट में जिस एसेट क्लास ने, जिस मार्केट कैप ने या जिस स्टाइल ने अच्छा परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स अक्सर उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आगे अच्छा करेगी। पर होता यही है, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं यही पूछते हैं कि भाई बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं। अब हमने देखा जब स्मॉल कैप में तेजी थी तो निवेशकों ने सारा पैसा निकालकर स्मॉल कैप में लगा दिया। ऐसे हमने देखा कि सिल्वर में तेजी हुई या गोल्ड में तेजी थी या है जो भी कहें, तो निवेशकों ने अपना इक्विटी से पैसा निकाला और ज्यादा पैसा सिल्वर में, गोल्ड में लगा दिया। तो एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसेंट में जिन एसेट क्लासेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वहीं पर ज्यादा निवेश करना ये जोखिम भरा हो जाता है और आपके रिटर्न्स को कम कर देता है। इंटरेस्टिंग। और ये हमने काफ़ी देखा भी है, रिसेंसी बायस कई जगह आता है एक्चुअली। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी रहता है। दूसरा है संक कॉस्ट फैलेसी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। ये क्या वही जो घाटा होता जाए तो और एवरेज करते जाएं, क्या ये वो है? बिल्कुल सही कहा आपने अनुज जी। देखिए, कई बार ये होता है कि आपने सही चीज चुनी है और ठीक है, उसकी किसी वजह से प्राइस नीचे आ गए हैं तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर आपने कुछ गलत इन्वेस्ट कर दिया। आपने देखा कि कोई चीज पहले से ही बहुत महंगी थी, आप समहाउ एंट्री कर गए उसमें, पर उसके बाद वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ। अब करेक्शन का मतलब ये नहीं कि वो सही वैल्यू पे आ गया है अभी, बट थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन हुआ। आपने सोचा कि ये 500 में बाय किया था, अब ये इसका जो प्राइस है वो 400 है। एनएवी पहले 200 रुपए थी, अभी इसकी एनएवी 170 रुपए है। बट ये तो नहीं है ना कि 170 भी वो सही प्राइस है। तो ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर्स ये देखकर कि भाई भाव नीचे आ रहा है और ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं। और ऐसे में यही होता है कि आप एवरेज करने के चक्कर में अपने नुकसान को बढ़ाते जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा चीज ये है कि आप जिस भाव में ले रहे हैं, क्या वो भाव सही है या नहीं है। ये नहीं है कि पहले वो 500 का था और आज वो 300 का है तो मतलब वो सस्ता है। हो सकता है कि पहले बहुत महंगा था, अब थोड़ा कम महंगा है। तो इसके लिए जो संक कॉस्ट फैलेसी है, यानी कि अपने अच्छे पैसे को भी अपने नुकसान के साथ में जोड़ते जाना और नुकसान को बढ़ाते जाना। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से, डेफिनेटली ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से कई बार इन्वेस्टर्स पैसा बनाने से चूक जाते हैं। बिल्कुल, इसको ट्रेडिंग में भी यूज़ किया जाता है। जब लोग ट्रेड लेते हैं लेकिन इन्वेस्टर बन जाते हैं क्योंकि वो भाव उनके नहीं आते हैं। उसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट है शॉर्ट टर्म बिहेवियर। इस पर आते हैं अब। बिल्कुल, देखिए ये हम अक्सर देखते हैं कि आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स में पेशेंस की बड़ी कमी होती है। तो कई बार देखा जाता है कि आपने इन्वेस्ट किया और इमीडिएटली लगता है कि अब बस पैसा बनना चाहिए यहां से, नहीं बना कुछ समय तो फिर एग्जिट कर जाएंगे। बार बार स्कीम स्विच करना, बार बार अपने एसेट लोकेशन को चेंज करना। यानी कि आपने देखा कि अभी इक्विटी में पैसा बन रहा है, आप इन्वेस्ट किया वहां पर और अब मालूम चला कि वो पहले ही बहुत रैली हो चुकी थी, थोड़ा करेक्शन आ गया, वहां से निकल गए। अब देखा कि भाई अब तो कमोडिटी में थोड़ा पैसा दिखाई दे रहा है, वहां एंटर हो गए। तो बार बार, जैसे आपने देखा है ना कि कई बार भीड़ में हम चलते हैं तो देखते हैं कि बाजू वाली जो लेन है वो जरा फास्ट चल रही है, या टोल नाके में देखा जाता है कि जिस लेन में हमारी गाड़ी है वो थोड़ा स्लो है और बाजू वाली थोड़ा सा फास्ट चल रही है, और चेंज करते हैं और फिर जानते हैं कि नहीं, हमारी लेन ही ठीक थी, वो जरा फास्ट चल रही हो गई है अभी। तो ये जो शॉर्ट टर्म में बार बार ये होता है ना कि आपको जल्दी पैसा बनाने की जल्दी होती है और उस चक्कर में आप धैर्य खो देते हैं, डिसीजन गलत हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि निवेशक बात तो करते हैं लॉन्ग टर्म की, लेकिन बहुत जल्दी पेशेंस खोने की वजह से डिसीजन गलत करते जाते हैं और फिर ये वेल्थ क्रिएशन में ऑब्स्टेकल बन जाता है। अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक है एसेट एलोकेशन में अनुशासन की कमी। किस तरीके के अनुशासन की आप इसमें बात कर रहे हैं?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं जब हम बात करते हैं तो एसेट लोकेशन में मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजी हो सकती हैं, पर हम जानते हैं कि हमारे गोल के हिसाब से, हमारे टाइम होराइजन के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम एलोकेशन तय करते हैं। यानी कि हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी भी होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए। तो इस तरह से एसेट लोकेशन तय किया जाता है। अब कमी क्या होती है, शुरुआत में तो सब कहते हैं कि ठीक है सब कुछ होना चाहिए, पर जब देखते हैं कि भाई इक्विटी में उतनी तेजी नहीं है जितनी गोल्ड सिल्वर में हो रही है, तो अक्सर वो एलोकेशन इक्विटी से कम हो जाता है और आपके कमोडिटी में यानी गोल्ड सिल्वर में बढ़ जाता है। अब इसका नुकसान ये होता है, हम सब जानते हैं कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल रखती है अच्छे टर्न्स अर्न करने की। गोल्ड सिल्वर में वहां पर देखेंगे तो काफी उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन फिर भी उसका एक अलग साइकिल होती है। लेकिन इन्वेस्टर्स इन साइकिल्स को ध्यान में ना रखते हुए अपने एसेट एलोकेशन को टाइम के हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो हमारा मान लीजिए 70% 80% इक्विटी में है, 20-60% इक्विटी में है, 20% हमारा गोल्ड सिल्वर में है, 10-20% डेट में है। इस तरह का एलोकेशन रखना चाहिए। पर यह होता यह है कि जब जिस चीज में तेजी हो वहां पर ज्यादा कर देते हैं और इसकी वजह से फिर जब थोड़ा साइकिल चेंज होती है तो नुकसान हो जाता है। और आखिरी है इसमें लॉस एवर्जन। ये मतलब लॉस बुक करना चाहिए कभी कभी। देखिए बिल्कुल सही बात है। अब लॉस एवर्जन, लॉस से डरना नहीं है। होता क्या है कि एक तो बुक करने की बात मैं कहूंगा, पर पहली बात यह है कि जो दुख होता है ना किसी लॉस का, वो कहीं ज्यादा होता है गेन के जॉय से। यानी कि जो 100 रुपया खोने में जो दुख होगा उसके मुकाबले शायद 100 रुपये मिल जाए तो उतनी खुशी नहीं होगी। तो लॉस का दुख बहुत ज्यादा होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टर्स लॉस बुक नहीं कर पाते हैं। तो कई बार मालूम चलता है कि चीज खराब है, डिसीजन गलत हो गया है, यहां से निकल जाएं और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दें तो शायद अपने नुकसान की भरपाई भी हो सकती है और फ्यूचर में ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन नहीं, वो लॉस पे बैठे रहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लॉस बुक करने का दुख बहुत ज्यादा सताता है कि भाई अब तो बुक कर लिया। देखिए चीज सही है, थोड़ा करेक्शन आया है तो वहां तो पेशेंस चाहिए, मैं वहां बुक करने की बात नहीं कर रहा हूं। पर अगर समझ में आ जाए कि आपने एंट्री जो है वो गलत चीज में कर लिए, गलत समय पे कर लिए, प्राइस सही नहीं है और यहां से निकलने में फायदा है, तो फिर एक सीधी सी बात है, गलत ट्रेन में चढ़ गए, जितना लंबा सफर तय करके फिर आप वापस आएंगे उतना ही महंगा पड़ेगा। तो जितनी जल्दी मालूम चल जाए कि गलत गाड़ी में चढ़ गए, उतर जाओ और वापस आ जाओ। उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगेगा। चलिए तो ये तो हमने बात कर ली आज सारे के सारे वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो शायद आपको नुकसान करा रहे हैं। पंकज जी, मैंने टीज़ में कहा था कि हम एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे, लेकिन सच बताऊं ना तो ये अपने आप में एक और ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं चाहूँगा हम और 8-10 मिनट स्पेंड करें। तो इसको हम अगली बार करेंगे, लेकिन आज हम इस टॉपिक पर ही हमने अच्छी खासी डिस्कशन की। अगली बार हम आपसे मिलेंगे, हम एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।